हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द सेशन जहां पर आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस को कवर करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो इस टॉपिक से ना मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई आप बता दीजिए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाए। ठीक है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाएगा जहां पे सेंटेंस होगा इसको एक्टिव को पैसिव में चेंज कर दो। वरना जो दूसरा खतरनाक तरीका है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ना इस तरीके से होता है कि कहीं कहीं पर किधर किधर ना एग्जाम्स में एरर करेक्शन के जब क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जब आपको कोई सेंटेंस दिया जाए और बोला जाए कि इसमें गलती ढूंढो, तो जिस बच्चे ने एक्टिव पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं रखा है उसके साथ दिक्कत क्या होगी। अगर उसके सामने ऐसा सेंटेंस लिखा होगा तो वो ठीक ठाक सेंटेंस में भी बोलेगा हाँ हाँ यहां गलती है, इसको हम गलत मार्क कर देते हैं और इसमें एरर निकाल के आ जाएगा। जबकि बेटा ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर वॉज के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो ये पैसिव वॉइस है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है तो हमें लगता है कि वॉज के साथ तो आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए और इसलिए हम इसमें गलती जबरदस्ती की ढूंढ के आते हैं। या फिर अधिकतर बहुत से स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, जो कि मैंने देखा है, आप में से बहुत बच्चों ने ऐसी गलती करी है कि कोई भी सेंटेंस अगर दिया होता है उसके अंदर एरर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो पता ही नहीं चलता है बच्चों को कि एरर कहां है। वो जबरदस्ती कुछ का कुछ एरर निकाल रहे होते हैं, जबकि एरर होता है एक्टिव पैसिव में। सो देखो एक्टिव पैसिव में चाहे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्टिव का पैसिव कर दो, या इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए, टॉपिक तो आपको समझना ही पड़ेगा। हालांकि टॉपिक बहुत ही आसान है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, कट टू कट में जल्दी जल्दी समझाऊंगी, वन शॉट रहने वाला है, अच्छी से चीजें समझ में आएंगी और इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए खूब सारे क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। ऑलमोस्ट 30-40 क्वेश्चंस रहेंगे जिससे आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं बेटा। लेकिन उससे पहले देखो वॉइस का मतलब क्या होता है, सीधा सा है। वॉइस का मतलब आवाज, यही तो समझते हो ना तुम। बेसिक से समझाऊंगी जैसे मैं हमेशा करती हूं। तो वॉइस का मतलब होता है आवाज। अब मैम क्या क्या मतलब है? देखो वॉइस का मतलब आवाज होता है। इसका मतलब है कि आप आवाज से क्या करते हो, है ना। आप आवाज से सेंटेंसेस ही तो बनाते हो, बात ही तो करते हो। आवाज है ना आपकी, तो आप इससे क्या करेंगे, आवाज का इस्तेमाल करके, हम अपनी बोली का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाते हैं, अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस, अपने विचार, थॉट शेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ, है कि नहीं। तो यही काम किया जाता है। वॉइस का मतलब आप बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझिए, बहुत ही एकदम क्या कहते हैं बेसिक लैंग्वेज में आप समझो कि ये मतलब होता है वॉइस का। ठीक है, तो आप अपनी वॉइस का इस्तेमाल करके बातचीत करते हो, लोगों को अपनी बातें समझाते हो, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हो। तो बेटा अब यहीं पे हमारे पास ना दो तरीके आ जाते हैं वॉइस में निकल करके। कौन से वो तरीके हैं बेटा? वो तरीका ये है कि एक हमारे पास निकल के आता है एक्टिव वॉइस, ठीक है, यहां से, और दूसरा हमारे पास निकल करके आता है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होगा? अरे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है बेटा। एक्टिव का मतलब जो कि बहुत ज्यादा यूज होता हो, एक्टिव हो। अगर हम किसी इंसान को बोलें कि एक्टिव है, यानी कि वो है ना मूवमेंट में रहता है, हर चीज में एकदम फुर्तीला है, एनर्जेटिक है कि नहीं। सो अगर मैं एक वॉल्केनो को बोलूंगी ये एक्टिव वॉल्केनो है, तो एक्टिव वॉल्केनो का मतलब कि आए दिन इरप्ट करता है ना, विस्फोट होता है। विस्फोट बोलेंगे, फट जाता है ना, ये तो बोलेंगे वॉल्केनो फट गया, है ना। तो वो आए दिन फट जाता है, ज्वालामुखी फट जाता है आए दिन। तो एक्टिव का मतलब क्या है? जो कि बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कि वो बोली, वो तरीका बोलने का जो कि आप अधिकतर नॉर्मल अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हो। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? पैसिव। पैसिव का मतलब है जो ज्यादा यूज नहीं होता। तो यहां पर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक्टिव पैसिव में आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि एक्चुअल में एक ही बात को दो तरीके से कहा जा सकता है। ये हमें यहां पर कॉन्सेप्ट जो है बेसिक समझना है। नरेशन में क्या होता है ना, नरेशन के अंदर बच्चे यहां पे एक तो एक्टिव पैसिव में और नरेशन में, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। आपको समझना होगा कि नरेशन बोल लो या रिपोर्टेड स्पीच, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेटा आप ना किसी की कही हुई बात को अपने हिसाब से बदल करके फिर दूसरे इंसान को बताते हो। तो उसमें टेंसेस वगैरह बाकी चीजें सब चेंज होती हैं, लेकिन है ना यहां पे क्या होता है, यहां पे टेंसेस चेंज होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉइस की, एक्टिव पैसिव वॉइस की, तो वॉइस का मतलब ही ये है कि आप अपनी बोली का इस्तेमाल करके एक ही बात सामने वाले को समझा रहे हो। अब वो बात सेम है, एक ही उसका मीनिंग होना चाहिए, बस बोलने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो बेटा वॉइसेस के अंदर क्या होता है, टेंसेस वगैरह चेंज नहीं करते। आया समझ में? इसमें टेंस सेम रखना पड़ता है, इसमें हम टेंस चेंज नहीं करते, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है वॉइस का? मेन मोटिव वॉइसेस से ये है कि भाई हम एक ही बात को कितने अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। तो यहां से जब हम लोगों ने समझने की कोशिश करी ना कि यार हम एक ही सेंटेंस को कितने अलग तरीके से कह सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तब समझ में आया कि दो तरीकों से कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं आइसक्रीम खा रही हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पे एक काम हो रहा है, क्या?
आइसक्रीम खाने का काम है ना, यहां पे खाने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है वो काम, मैं कर रही हूं वो काम। क्या काम कर रही हूं, खाने का, लेकिन किस चीज को खा रही हूं, आइसक्रीम। तो ये हमारा सेंटेंस है कि मैं आइसक्रीम खा रही हूं। लेकिन वहीं पर बेटा इस सेंटेंस को ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि आइसक्रीम मेरे द्वारा खाई जा रही है। यहां पर अगर समझा जाए तो अभी भी हो क्या रहा है, अभी भी काम तो खाने का ही हो रहा है। कौन खा रहा है, मैं ही खा रही हूं, है ना, कि मेरे द्वारा खाई जा रही है ना, तो मैं ही खा रही हूं। और क्या खा रही हूं, आइसक्रीम। गॉट इट। तो यही बेटा यहां पर हम कहना चाह रहे हैं कि एक ही सेंटेंस को आप कितने अलग तरीके से कह सकते हो, ये हमें पता लगाना था। और हमारे पास दो तरीके आए थे कि एक एक्टिव तरीके से कहा जा सकता है, एक पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस को बोल सकते हो। बट शर्त क्या है, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट चेंज। आप स्ट्रक्चर बदल दो, आप शब्दों को आगे पीछे कर दो, ठीक है, लेकिन आप उसका मीनिंग नहीं बदल सकते, ये ध्यान रखना है। तो नरेशन में टेंसेस चेंज होते हैं, वॉइस में टेंसेस चेंज नहीं होते। प्लीज गड़बड़ी मत कीजिएगा, इसको ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। चलो, तो यहां से हमें इतना समझ में आ गया। अब देखो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेटा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉर्मल आप सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में यूज करते हो, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। या तो मैं ऐसे लिख दूं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या फिर मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूं ना कि सब्जेक्ट, वर्ब को अगर हम ओपन अप कर देंगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो निकल के आ जाएंगे और ऑब्जेक्ट। तो बेटा कैसे भी लिखा जाए, है कि नहीं, बट है ना, बात आप समझ रहे हो कि एक्टिव वॉइस या एक्टिव वॉइस जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है और इसी तरीके से आपकी लाइफ में मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है ना। आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग। तो आप देख रहे हो कि पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन काम कर रहा है, फिर हम बताते हैं क्या काम हो रहा है, फिर हम बताते हैं किस चीज पे काम हो रहा है। तो ये होता है एक्टिव वॉइस और ये होता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब पैसिव वॉइस क्या था ना, अब देखो एक कहानी के तरीके से अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि हम लोगों ने जब वॉइस बनाया, ठीक है, यानी कि वॉइस छोड़ो, जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई, जब ये लैंग्वेज बनी, हमने इस लैंग्वेज के रूल्स को समझने लगे, तो हमें एक चीज समझ में आई कि हमने स्टार्टिंग की क्लास में ही वर्ब के लेक्चर में मैंने आपको शायद बताया था, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मैं बार बार ये चीज रिपीट करते आई हूं कि सेंटेंस जो है वो तीन पिलर, मतलब तीन बेसिक चीजें हैं जिसकी मदद से बन पाता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि अगर आप छोटा सा छोटा सेंटेंस काट दोगे एकदम कि भाई एकदम स्मॉलेस्ट सेंटेंस बनाना है, तो ये तीन चीजों से हमारा सबसे छोटा एक सेंटेंस बन सकता है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ये सेंटेंस की, ठीक है। तो अब यहां पर हमने बेटा बेसिकली क्या बोला कि सब्जेक्ट, और हम हमेशा से क्या करते हैं, हम हमेशा से सब्जेक्ट और वर्ब को ही तो इंपॉर्टेंस देते हैं। देखो ना, सब्जेक्ट वर्ब के अंदर भी हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट और वर्ब को ही इंपॉर्टेंस देते हैं कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर, वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग लगेगी। हर जगह पे इन्हीं दोनों का काम होता है। अब यहां पे क्या है ना, ऑब्जेक्ट बेचारा ये लेफ्ट आउट फील करता है, ये बोलता है कि भाई तुमने इस्तेमाल तो मुझे भी कर रहा है ना, तुम इस्तेमाल तो मुझे भी करते हो, यूज तो तुमने मुझे भी करा है, लेकिन मेरे कहीं इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मुझे सबसे लास्ट में लाइन में खड़ा कर रखा है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है ना। वर्ब जो है सब्जेक्ट से पूछ के काम करती है, वर्ब अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। तो मेरा क्या, मेरे को भी तो थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। तो इसलिए हमने पैसिव वॉइस में ना क्या किया कि हमने देखा कि यार एक ही बात को कहना, ठीक है। अब यहीं से तुम्हारी कहानी, अब तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक्चुअल में बेटा जैसे ही, मतलब इस स्ट्रक्चर में हम जो सेंटेंस कह रहे थे, जैसे कि अगर मैं सेंटेंस कह रही थी कि आई लाइक आइसक्रीम, अगर मैंने ये सेंटेंस बोला, तो अब इसी सेंटेंस के अंदर यहां पर क्या हुआ, है ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सारा ध्यान इन्हीं दोनों पे चला जाता है। हमेशा हर सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब पे सारा ध्यान चला जाता है, ऑब्जेक्ट पे इतना ध्यान जाता नहीं है। तो बेचारे को हुई भाई परेशानी, क्या मेरे पे कोई ध्यान ही नहीं देता, मेरा क्या मजाक बना रखा है तुमने, तुम कहते हो कि मेरे बिना सेंटेंस नहीं बनेगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, 3 लोग आएंगे, तो 3 लोगों का इस्तेमाल तो करते हो, लेकिन मुझे तो पूछते नहीं हो। तो हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इसी बात को कहने का कोई और तरीका है क्या जिसमें हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे सकें, उसको थोड़ा सा अटेंशन की कमी लगती है, ठीक है। उसका ये मानना है कि भाई मुझे टेंशन नहीं मिल रहा है, तो कोई ऐसा तरीका देखो जहां पे मैं हीरो बन सकूं, जहां पे सबसे पहले मैं रहूं, मेरे बारे में बात हो, मेरे अकॉर्डिंग वर्ब सुने, जो मैं कहूं वो हो जाए सेंटेंस में। तो हमने देखा कि चलो ठीक है यार, बिना मीनिंग चेंज करे क्या करा जा सकता है, जरा इनकी जगह को इधर उधर किया जा सकता है। तो हमने देखा हाँ भाई पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आते हैं, फिर उसके बाद यहां पर क्या होता है, और सब्जेक्ट आपका पीछे चला जाता है, और यहां पे जो वर्ब लगती है ना, वो वर्ब आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार लगती है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है, अब जो कि सब्जेक्ट की जगह बैठा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो ये कहानी है। अभी इसके बीच अंदर क्या जो आप कह सकते हो कि जो डिटेल्ड पार्ट है, जो रूल्स हैं, वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। कहानी समझ में आ गई। तो ये मोटी मोटी कहानी है भाई कि आपने बस शब्दों की हेरा फेरी इसलिए करी है ताकि ऑब्जेक्ट फील्स वैलिडेटेड,
या उसे लगे कि हाँ भाई मेरी भी कुछ तो इज्जत है। तो बस, तो बेसिकली पैसिव और एक्टिव वॉइस में मेजर फर्क क्या होता है कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट जाती है। ठीक है जी, इतना क्लियर है बेटा? तो अब यहां से समझो, जब हमने बोला, अब यहां पे ना आपको पूरा खेल ही इतना है बेटा, आपको सीखना है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाए, है ना। क्यों हमने पैसिव वॉइस बनाया, उसके पीछे की कहानी तो इतनी ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी थी। तो अब पैसिव वॉइस के अंदर ना ऑब्जेक्ट हाईलाइट में होता है, मेन फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है। जैसे कि अभी मैंने बोला ना कि मैं आइसक्रीम खा रही हूं, तो यहां पर मैं जो काम कर रही हूं, मैं, ठीक है, क्या काम कर रही हूं, खाने का, और क्या, आइसक्रीम लास्ट में। लेकिन वहीं पर अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि आइसक्रीम मेरे द्वारा खाई जा रही है, तो देखो अब फोकस में कौन आ गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम फोकस में आ गया कि आइसक्रीम मेरे द्वारा खाई जा रही है। समझ रहे हो? तो यहां पर बस इतना ही है, फोकस शिफ्ट कर देते हैं हम कि एक्टिव वॉइस में जो फोकस सब्जेक्ट पे होता है, वर्ब पे होता है, यहां पे पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट पे फोकस डाल देते हैं। अब यहां पे रूल्स आपको समझने पड़ेंगे बेटा। सो बेसिकली, पर ध्यान रखना ये सब कुछ होगा, एक ही बात को आप दो अलग तरीके से बोलोगे, आप ऑब्जेक्ट पे फोकस डालोगे पर मीनिंग नहीं बदल सकते। ठीक है, बिना मीनिंग बदले ऑब्जेक्ट पे फोकस डालना है, बस इतना करना है। तो अब यहां पर आप देखो कि जैसे अब रूल्स क्या होते हैं, है ना। रूल्स अगर देखें, रूल्स छोड़ो, पहले आपको यहां पे ये समझा देती हूं। ठीक है, हाँ, पहले आपको यहां पर दो चीजें यहां पे समझनी पड़ेंगी, किस किस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। पैसिव वॉइस कैसे बनाना है वो बाद में बताऊंगी, किसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, इनट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। क्यों? अरे भाई पैसिव वॉइस हम बना क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट को लग रहा है कि उसे अटेंशन नहीं मिल रहा, उसे चाहिए अटेंशन, तो हम उसी को चमकाने के लिए, उसी को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए तो पैसिव वॉइस बना रहे हैं, वरना तो एक्टिव वॉइस में हमारी जिंदगी बढ़िया चल रही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। मैं पहले भी बहुत बार सिखा चुकी हूं चिल्ला चिल्ला के कि ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता। तो यानी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर कैसे तुम पैसिव वॉइस बनाने वाले हो? लॉजिक समझ रहे हो? पैसिव वॉइस बनाया ही तो इसलिए जा रहा है ताकि ऑब्जेक्ट को खुश कर सको कि भाई तू भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देख तेरे को चमका रहे हैं हम, तू आजा आगे। तो जब अगर वही नहीं है सेंटेंस में, तो किसको चमकाओगे आगे? तो फिर पैसिव वॉइस ही नहीं बनेगा, सीधी सी बात बेटा। क्लियर है? सो यहां पर क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स, यानी कि जिस भी, अब लिंकिंग वर्ब्स कौन सी है, देखो जैसे बी का मतलब क्या है बेटा? बी का मतलब है अगर बी एज अ मेन वर्ब सेंटेंस में आ रहा है, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, यहां लिख रही हूं वॉज, वर, बीन, बीइंग, या बी अपने आप में, अगर ये एज मेन वर्ब आया है तो उस सेंटेंस का भी, जैसे आई एम अ टीचर, तो यहां पे आई एम का इस्तेमाल किया मैंने, लेकिन देखो मेन वर्ब है क्योंकि इसके साथ कोई आईएनजी नहीं है ना। मैं लिख रही हूं आई एम अ टीचर, तो बेटा ये मेन वर्ब है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वरना अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती नहीं दी ना, यहां पर आई एम टीचिंग ऐसा कुछ थोड़ी लिखा है, तो यानी ये मेन वर्ब है। तो अगर ये बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरीके से काम करेगी तो इसका भी पैसिव नहीं बन सकता। अगर आपको कोई ऐसी वर्ब देखने को मिल जाए जैसे बिकम, रिमेन, टेस्ट, स्मेल, सीम, अपीयर, तो इनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो बनाने मत बैठ जाना बुद्धुओं की तरह एग्जाम में, ठीक है? अगर पूछ ले क्वेश्चन तो बनाना नहीं है, बनता ही नहीं है इनका। ठीक है, वहां पे ऑप्शन होगा कि नो पैसिव वर्ब, नो पैसिव फॉर्म कैन बी, मतलब इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, सॉरी क्या दिमाग चल रहा है मेरा, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। अगर ये सेंटेंस दिखा होगा, ऑप्शन लिखा होगा, तो उसी को चूज करना, इनका पैसिव नहीं बन सकता। गॉट इट? चलो अब यहां पे बारी आती है कि रूल्स क्या है एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के। अगर एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है तो पहले एक्टिव को समझो। ठीक है, तो यहां पर कहानी क्या है, कुछ इस तरीके से है कहानी बेटा कि हमारे पास, अब मैं एक्टिव वॉइस के लिए लिखूंगी एवी, पैसिव वॉइस के लिए लिखूंगी पीवी, समझ जाना। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है ना। तो अब क्या होता है बेटा, पैसिव वॉइस के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये घूम के सबसे आगे आ जाता है, ये सब्जेक्ट हम सबसे पीछे भेज देते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा। गॉट इट? ऑब्जेक्ट सबसे आगे आएगा, ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो पीछे चला जाएगा। और बेटा एक है कि वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में फिक्स हो जाती है। तो ये इस तरीके से बेसिकली आप जो है ना अपना, ये बेसिक है, ये रूल्स आपके हर जगह लगेंगे ही लगेंगे।
ये बेसिक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी सेंटेंस का अगर बनाने जा रहे हो एक पैसिव वॉइस, तो ये 3 रूल्स आपको सबसे पहले ये कंफर्म, ये ऐसे रूल्स हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। पैसिव वॉइस हमने बनाया क्यों है? ताकि ऑब्जेक्ट को आगे ला सके। तो भाई इनको बदलो ना, सब्जेक्ट को पीछे लाओ, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, और वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में फिक्स हो जाती है बेटा। ठीक है, ये हमारे कुछ मैंडेटरी रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने ही करने हैं, ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। अब मैंने आपको क्या बोला? अब मैंने आपको बोला कि बेटा एक्चुअल में जो सेंटेंसेस होते हैं ना, आप जब उनको चेंज करोगे तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, टेंसेस चेंज नहीं होना चाहिए। जगह बदल दो, ऑब्जेक्ट को आगे ले आ रहे हो, सब्जेक्ट को पीछे ले आ रहे हो, वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर दे रहे हो, लेकिन आप इसका टेंस या मीनिंग कुछ भी नहीं बदल सकते हो। यह आपको ध्यान रखना है। आप बस ऑब्जेक्ट को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हो, आप नया सेंटेंस नहीं बना रहे, सेंटेंस सेम है, मीनिंग वही है। तो इसलिए अब यहां पे गड़बड़ क्या है? सोचो कि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन यहां अगर हमने थर्ड में से चेंज कर दिया तो मीनिंग तो बदल ही जाएगा ना। तो इसलिए अब आपको समझना पड़ेगा कि हम ना यहां पर टेंसेस को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सोचो, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहां पे एक एग्जाम्पल से समझाती हूं कि हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर बेटा कितने सारे सेंटेंस बन सकते हैं, और उन सभी सेंटेंस का अपना अपना टेंस होता है कि नहीं? है ना? आप एक्टिव वॉइस में यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरीके से जितने भी सेंटेंसेस बनाते हो, वो सभी सेंटेंसेस के टेंसेस होते हैं। या तो सिंपल प्रेजेंट होगा, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमारे पास 12 टेंसेस हैं। तो सेंटेंस जो भी तुम लिख रहे हो उसका कुछ भी टेंस हो सकता है कि नहीं? तो अब हमें कैसे चेंज करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि टेंसेस जो हैं वो बदले ना, क्योंकि यहां पर तो हमने सारा स्ट्रक्चर बदल दिया, सब्जेक्ट को पीछे, ऑब्जेक्ट को आगे, वर्ब को थर्ड फॉर्म में डाल दिया। तो इसलिए अब आपको सीखना पड़ेगा कि जब एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हो, जब आप सभी शब्दों की प्लेस इधर उधर कर रहे हो, तो आपको उस बीच में टेंसेस कैसे बैलेंस करने हैं। तो मैं यहां पर एक बहुत बेसिक आपको स्ट्रक्चर लेके चलती हूं। मान लो आपके पास क्या है, आपके पास सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट नहीं, चलो पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। आई एम ईटिंग आइसक्रीम, मैंने अभी आपको यही एग्जांपल दिया था। तो इसी को अगर मैं, देखो स्पेलिंग गलत लिख दिया, अगर इसी को अगर मैं बेटा चेंज करना चाहूंगी पैसिव वॉइस में, तो कैसे चेंज करूंगी? पता है बच्चे क्या करते हैं ना, रूल को रटते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक बताती हूं कि तुम्हें जिंदगी में कभी ना पैसिव वॉइस में रूल्स को रटना नहीं पड़ेगा, कसम से। ठीक है, बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। अब वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक कुछ ऐसी है कि देखो, अगर आपके सामने अब यहां पे क्या है, अब आपके सामने ये टेंस दिया गया है, सॉरी ये सेंटेंस दिया गया है। इस सेंटेंस का आपको मतलब समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, लिख दिया हमने। कॉन्टिन्यूअस स्पेलिंग गलत है, ठीक है। हाँ, तो आई एम ईटिंग आइसक्रीम जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। अब यहां पर इसका एक बार स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर में से कुछ आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। यही तो लिखा है, यही तो लिखा है कि नहीं? है ना? सेम ही चीज तो है बेटा, देख लो। अब यहां पर आपको समझना है, ठीक है। अब यहां से आप समझना कि जब हम इसको चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में मैंने आपको कुछ ऐसे फिक्स रूल्स तो बता दिए हैं। वो फिक्स रूल्स क्या है? वो फिक्स रूल्स ये हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले आगे आएगा, तो यानी कि ऑब्जेक्ट यहां, और सब्जेक्ट जो है सबसे पहले पीछे जाएगा, सब्जेक्ट यहां, और जो वर्ब है ईटिंग ये अपना फिक्स हो जाएगी किसमें? थर्ड फॉर्म में। ये मैंने आपको बता दिया था कि ये आपको दिमाग में ऐसे छाप लेना है, ठीक है। ऐसे जेरोक्स एकदम दिमाग में ऐसा हो जाना चाहिए, छप जाना चाहिए, सीमेंट हो जाना चाहिए कि ये तो होगा ही होगा। तो यानी कि अब क्या होने वाला है, अब इसका आंसर ऐसा बनना चाहिए कि आइसक्रीम आगे आएगा, आइसक्रीम, ठीक है। आए जो है, जो सब्जेक्ट था वो पीछे जा रहा है ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो बेटा क्योंकि अब देखो हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को, ये पार्ट ना थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि यही पार्ट है। अगर ये समझ लिया थोड़ा सा ध्यान लगा करके तुमने, तो उसके बाद ना फिर मैं सब कुछ ऐसे जल्दी जल्दी भी करवाऊंगी ना तुमको, तो तुम बोलोगे अरे मैम ये तो समझ में आ गया, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। इसी में टाइम लगता है। तो देखो अभी हमने क्या बोला कि हमें ना ये चीज, 3 चीजें तो करनी है, ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट पीछे और वर्ब जो है जो भी हो।
आईएनजी में हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म ही क्यों ना हो, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड का थर्ड ही रखो, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, जो भी है थर्ड में फिक्स करनी है आपको। तो हमने भी इसको थर्ड में फिक्स करना है, और जो आपका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। तो अब यहां पर बेटा क्या है ना, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब इन्होंने अपनी स्पेस अदला बदली यानी पोजीशन अदला बदली करी है, तो जब ये सब्जेक्ट पीछे आ रहा है तो ये अब क्या लेगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह बन जाएगा। अभी तक ये बहुत इंजॉय कर रहा था ना आगे सब्जेक्ट बन के, है ना, इसके हिसाब से सारे सेंटेंस में जो वर्ब्स हैं वो भी इसी के हिसाब से डिसाइड हो रही थी। देखो आई लिखा है तो आई के हिसाब से एम आ गया, है ना। तो ये अभी तक इतना प्रिविलेज एंजॉय कर रहा था सबसे आगे बैठ के। अब इसको आप ऑब्जेक्ट की जगह पे डालने वाले हो तो इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना दो। तो यहां पे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, ठीक है, तो बाय मी हम यहां करते हैं, और ईट का क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा, ईट, एट, ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म होती है ना, ठीक है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था, ये तो करना ही करना है। लेकिन अब यहां पर अगर हम देखें तो ये टेंस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, तो हमें इस वाले पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस बना है इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, इसका टेंस भी हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करना पड़ेगा। लेकिन कैसे, अब दिक्कत ये तो ये आ जाती है कि मैम वर्ब जो है वो तो थर्ड फॉर्म में चली गई, और कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी में होती है, इज एमआर भी लगता है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे। तो इसलिए बेटा रूल्स को रटने की जगह आप सिंपल सी एक टेक्निक याद रखो कि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने पैसिव वॉइस के अंदर ना वर्ब को लॉक कर दिया है कि ये थर्ड फॉर्म में ही रहेगी, चाहे फिर आप कोई सा भी टेंस इधर से उधर चेंज करो या फिर कोई सा भी सेंटेंस आगे पीछे चेंज करो, वर्ब तो थर्ड फॉर्म में ही लॉक होने वाली है। तो क्योंकि हमने वर्ब को थर्ड फॉर्म में लॉक कर दिया है, और वर्ब ही तो एक चीज है जो कि टेंसेस बताती है ना, अपने अपने फॉर्म को चेंज करके आईएनजी लगाकर, ईडी लगाकर, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनके, तो यही बेचारी अगर लॉक हो गई तो अब हमें टेंसेस की जानकारी कौन देगा। तो यहां पर हम ना बी को यूज करते हैं बेटा, ठीक है, बी को हम यूज करते हैं। तो बी जो है, बी यहां पे हमारी एक ना एक्स्ट्रा वर्ब आती है और ये हमारी मदद करती है। तो बी की ना फॉर्म्स होती हैं, देखो बी जो है ये इसका बेस वर्ब होता है, ठीक है, बेस वर्ब है। इसकी सिंगुलर फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो है बी की इज हो जाएगी, है ना। और अगर देखो प्लूरल अगर आपको लिखना है, इज, एम, आर होती है, वॉज, सॉरी, हाँ, इज एम आर होती है, ठीक है। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है बेटा, वॉज, वर हो जाएगी, है ना। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, और इसकी आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लग जाए तो वो क्या होती है, बीइंग होती है, ठीक है, ओके। ये क्या है, ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है, आया समझ में बेटा। तो बी या फिर आप वर्ब की ये सब एक काम करते हो, यहीं पर लिख देती हूं, आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। हाँ, ये लो ऐसे लिख देती हूं, ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा आपको पता है ना कि इज कब हम इस्तेमाल करेंगे, जब भी आपका, आप जानते हो इज का इस्तेमाल तब होता है जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, एम आई के साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आता है, बी इसकी बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म है, इसको बेस फॉर्म समझ के चलो, ठीक है। ये क्या है, ये बेस फॉर्म है। अच्छा, सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट टेंस में, बी को पास्ट टेंस में यूज करोगे तो वॉज होता है, अगर सिंगुलर है, प्लूरल होगा तो वर होता है। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग होती है। तो ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अब तुम्हारी जो वर्ब है जो कि एक्चुअल में टेंसेस का काम करती थी अपने फॉर्म्स को चेंज करके, क्योंकि अब वो लॉक हो चुकी है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो बेटा कौन सी वर्ब होगी जो अब अपने फॉर्म को चेंज करके टेंसेस के बारे में हमें जानकारी देखी, तो हम बी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां होता क्या है, यहां पे टेंस क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इज एम आर के साथ आईएनजी आना चाहिए। तो बेटा इसीलिए जब भी आप चेंज करोगे तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज एम आर के साथ आईएनजी आना चाहिए, लेकिन ये वाली वर्ब तो हमारी फिक्स हो चुकी है थर्ड में, तो आईएनजी अब हम बी की आईएनजी बनाते हैं। तो बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग होती है ना, बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग होती है। तो इसलिए यहां पर अब आइसक्रीम है तो आइसक्रीम तो बेटा क्या हो जाएगा, अब आइसक्रीम सिंगुलर है तो इज आना चाहिए, ठीक है, और बीइंग लगा देंगे, और ईटन हो गया बाय मी। तो इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बनते हैं, आया समझ में। अब तुम कोई सा भी टेंस ट्राई कर लो, तुम्हें रूल्स रटने ही नहीं पड़ेंगे, तुम कोई सा भी टेंस ट्राई कर लो, तुम्हें आसानी से समझ में आएगा कि कैसे बनने वाला है टेंस का, ये पैसिव वॉइस का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो बेटा अब ये कौन सा टेंस है, अभी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। चलो तो यहां पर मैं तुम्हें लिख देती हूं, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज या हैव के साथ
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर एक बार दोबारा से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, HV एंड MV, और ये क्या है बेटा, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब अगर हमें इसे चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, और ये जो हमारी मेन वर्ब है ये फिक्स हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। यही होने वाला है ना। तो चलो कर दो। तो यहां पर अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो आंसर क्या बनना चाहिए, चलो ब्लू कलर ले लेते हैं। अकॉर्डिंगली देखें तो प्रोजेक्ट आगे आएगा, प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट लिखा है, द प्रोजेक्ट ही लिख दो, द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है बेटा, देखो कंप्लीटेड, यहां पे कंप्लीटेड ही होना चाहिए। अभी मैं तुम्हें ना ऐसे टुकड़े टुकड़े करके समझा रही हूं, एक बार जब प्रैक्टिस में आ जाएगा ना तो तुम्हें ना फिर एक जगह पे यहां लिखा, एक जगह यहां लिखा, एक जगह यहां लिखा नहीं करना पड़ेगा, सीधा आंसर समझ में आएगा। ठीक है, तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड होना चाहिए। आई जो है, आई अगर सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट पीछे जा रहा है ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाएगा। बट बेटा टेंस यहां पे क्या है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, ये हमें हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाने पे पता चलता है। लेकिन यहां क्या है, हमारी ये वाली वर्ब थर्ड फॉर्म में फिक्स हो चुकी है, पर हमें यहां पर अगर एक वर्ब फिक्स हो चुकी है और वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है कि टेंस कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, हम बी की फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो हैज हैव यहां पर भी लगेगा, और प्रोजेक्ट है तो हैज आना चाहिए। ठीक है, लेकिन बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो हैज बीन। कंप्लीटेड बाय मी, सिंपल। चलो अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं, अब थोड़ा और फ्लुएंटली दिखाती हूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आई लाइक आइसक्रीम। अब इसका क्या करें, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां अब तुम देखो, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स बेटा क्या है ये, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो फिर अब यहां पे क्या होना चाहिए, अब मैं सीधा सीधा तुम्हारे साथ सॉल्व करूंगी, तुम लोग भी सॉल्व करो। तो यहां पर क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट है तो बेटा यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम जो है ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा, तो चलो आइसक्रीम, है ना। अब यहां पे आइसक्रीम, हाँ क्रीम, तो अब यहां पे क्या है बेटा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहां पर हम इस वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो थर्ड फॉर्म में फिक्स होने वाली है। तो हम कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो बेटा हम हमारे बी की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो इज, एम, आर में से यूज होना चाहिए। आइसक्रीम सिंगुलर है, बहुत सारी आइसक्रीम नहीं है, तो इज आना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आइसक्रीम इज। लाइक का क्या हो जाएगा, ये वाली वर्ब जो है ये तो अपनी थर्ड फॉर्म में फिक्स हो जाएगी, तो इज लाइक्ड, और यहां पे आई जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है, तो बाय मी हो गया। सिंपल, ये होते हैं तुम्हारे पैसिव वॉइस। अगर जिंदगी में कभी समझ में ना आए पैसिव वॉइस की पहचान करनी हो, तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या लेते हैं एक्टिव वॉइस में, इनके साथ आईएनजी फॉर्म लगती है एक्टिव वॉइस में। बट अगर कभी इनके साथ जिंदगी में थर्ड फॉर्म लिखी है तो समझ जाना पैसिव है। ठीक है, तो पैसिव की पहचान ही ये होती है बेटा कि तुम्हें देखने को मिलेगा कि अब हर हेल्पिंग वर्ब अपनी अपनी पसंद के मेन वर्ब के साथ लगने की जगह सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म के साथ लग रहा है। क्लियर है, आया समझ में, ये डन है ना। देखो इसमें भी क्या करा है हमने, वही तो करा है, ऑब्जेक्ट जो था वो यहां आ चुका है, सब्जेक्ट जो था वो पीछे जा चुका है, वर्ब को फिक्स कर दिया है ना। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो हमने बी की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया और इसके साथ हमने अपने टेंस को बैलेंस कर दिया कि सिंपल प्रेजेंट में डाल दिया। चलो सिंपल पास्ट का करके दिखाते हैं, आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम। ठीक है बेटा, अब यहां पर ये क्या है, यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, सो अगर यहां पर देखें तो इस सेंटेंस का टेंस क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, V2। तो अब यहां क्या करेंगे, अब यहां पर द असाइनमेंट। अब तुम बोलोगे मैम यहां तो एक्स्ट्रा भी कुछ लिखा है, इसका क्या करें, इसको वही रहने दो ना, ये हमें इससे क्या लेना देना है, जो एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा को अपनी जगह पे छोड़ो, तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से लेना देना है, उसी के तो पूरा खेल है, ऑब्जेक्ट को तो सारी हमें इंपॉर्टेंस देनी है, तो इसको लेकर आओ आगे। द असाइनमेंट,
ठीक है, अब यहां पर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट आगे आ चुका है। अब ये जो कंप्लीटेड है ये यहां पे सेकंड फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये तो फिक्स हो जाएगी, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये फिक्स हो जाने वाली है थर्ड फॉर्म में नीचे आकर पैसिव वॉइस में। लेकिन होगा क्या, हमें यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, टेंस चेंज कर नहीं सकते। ये वर्ब अगर फिक्स होने वाली है तो कौन सी यूज होगी, तो बी है ना, आप पैसिव वॉइस में बी को यूज करते हो वर्ब बैलेंस करने के लिए। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या है बेटा, वॉज या वर। अब यहां पे अब देखो असाइनमेंट एक है तो वॉज आएगा, द असाइनमेंट वॉज कंप्लीट। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में फिक्स कर दो, वॉज कंप्लीटेड। आए पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो क्या आ जाएगा, बाय मी, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑन टाइम। बताओ मुझे रटना पड़ रहा है, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना, रटना जरूरत ही नहीं पड़ रहा है कि भाई इसका रूल क्या होना चाहिए। चलो पास्ट कॉन्टिन्यूअस करवाते हैं। आई वॉज वर्किंग, अच्छा नहीं ये वाला नहीं, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहां पर क्या होने वाला है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आ जाओ, क्या करेंगे यहां पर, सॉन्ग जो है ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ये आपका वॉज वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है ये आपका, और ये आपका सब्जेक्ट। अ सॉन्ग आगे आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अ सॉन्ग। अब बेटा यहां पर क्या है, ये जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है ये तो थर्ड फॉर्म में जाने वाली है, फिक्स होने वाली है, बट हमें यहां पर बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो फिर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वॉज या वर। सॉन्ग एक है तो वॉज आएगा, ठीक है, और वॉज वर्ब के साथ क्या आता है, आईएनजी वाली फॉर्म आती है। लेकिन हम यहां पर टेंसेस को बैलेंस करने के लिए कौन सी आईएनजी का फॉर्म यूज करेंगे, बी का आईएनजी, बीइंग को यूज करेंगे। सो वॉज बीइंग। अब ये जो है ये तो फिक्स हो जा रहा है ना, ये जो यहां पे वर्ब था ये तो फिक्स हो जा रहा है, तो ये थर्ड फॉर्म में जाएगा, सिंग, sang, sung, was sung, और आई का पीछे जाएगा ये तो बन जाएगा बाय मी। क्या अब आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूं, अब क्लियर हो रहा है कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। या तो रूल रट लो या समझ लो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, टेक्निक अप्लाई। ठीक है बेटा, अब एक पास्ट परफेक्ट भी दिखा देती हूं। हाँ, सो पास्ट परफेक्ट टेंस जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि I had broken a glass। ठीक है, I had broken a glass। अब इसका अगर हमें बनाना है तो यहां पे दोबारा समझ में आ रहा है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। चलो अब ना मैं आपको बताऊंगी नहीं कहां ऑब्जेक्ट कहां नहीं, अब आंखों से सीखो, आंखों से देखकर पढ़ के दिमाग में आपको आंसर निकालना है। अब हम लिख लिख कर नहीं सीखेंगे, तो सीधा है अ ग्लास, ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा अ ग्लास। ठीक है, अब यहां पे हैड बीन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो यहां पर भी हैड के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि टेंस तो मैच ही करना है। लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, बी की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो हैड बीन, क्योंकि ये तो फिक्स हो जाएगा यहां पे थर्ड फॉर्म में, और ऑलरेडी थर्ड है तो यहां का थर्ड ही रहेगा। ब्रोकन, आई चला जाएगा पीछे, बाय मी। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अ ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय मी। अब यही मैंने चीज जो है यहां लिखी हुई है, ये आपके लिए चार्ट है, अगर बेटा समझ में आया है बहुत बढ़िया, वरना आप इसको भी रीड कर सकते हो, लर्न भी कर सकते हो, बट मैं चाहूंगी कि तुम्हें काश अच्छे से समझ में आ जाए। प्लीज मुझे बताना अगर समझ में आया तो सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाए, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पे हम इज-एम-आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। लॉजिक वही है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना सिंपल प्रेजेंट में, तो यहां हम बस बी की थर्ड फॉर्म बी की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे इंस्टेड ऑफ मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब फिक्स हो जाता है, तो वो फिक्स हो गया है, तो वो तो थर्ड फॉर्म में यहां फिक्स हो गया, पर हमें बैलेंस करने के लिए बी को यूज करते हैं कि टेंस बैलेंस हो जाए। तो बी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी इज-एम-आर, ठीक है, टेंस बैलेंस करने के लिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज-एम-आर के साथ आईएनजी लगती है, पर हमें पता है कि ये आईएनजी की फॉर्म फिक्स हो जाएगी थर्ड में, तो हम इज-एम-आर के साथ बी की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, हमें पता है थर्ड फॉर्म फिक्स हो जाएगी यहां पर, तो फिर हम हैज हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, हैज हैव बीन में आईएनजी लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हम यहां पे क्या करते हैं, ये आईएनजी हमारी फिक्स हो जाएगी थर्ड फॉर्म में, तो हैज हैव बीन के साथ हम आईएनजी के लिए बी की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। सिंपल, पास्ट में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, हमें पता है ये वाली सेकंड फॉर्म थर्ड में कंफर्म फिक्स हो जाने वाली है, तो सेकंड फॉर्म हम बी की लगा देंगे, वॉज या वर। वॉज वर के साथ आईएनजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चाहिए होता है, तो वॉज वर के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, पर बी का, क्योंकि ये वाला तो थर्ड में फिक्स है। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड के साथ ये थर्ड फॉर्म तो फिक्स है थर्ड में,
है ना, तो थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी, बी की थर्ड फॉर्म बीन आ जाएगी। तो बेटा यही चीज हमने करी गई है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है तो इसलिए ये आप बनाएंगे ही नहीं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, एग्जाम में ध्यान रखना। चलो तो ये हो गया। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, कर लो जल्दी से जल्दी आंसर। ठीक है, आई लव एनिमल्स, शी इज वॉचिंग अ मूवी। आई होप आपको समझ में आ गया, तो स्क्रीन पॉज करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, मैं तब तक तब तक मैं यहां पर लिखती हूं। ठीक है, आई लव एनिमल्स, तो यहां पे क्या होगा, एनिमल्स। और टेंस पहले समझ लो, हमेशा पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने से पहले ना, पैसिव वॉइस में डालने से पहले समझ लो कि उसका टेंस क्या था, एक्टिव वॉइस में टेंस क्या है। तो यहां पे एक्टिव वॉइस में ही टेंस सिंपल प्रेजेंट है। तो एनिमल्स, अब क्योंकि एनिमल्स की बात हो रही है तो यहां पर हम लव जो है, लव तो बेटा फिक्स हो जाएगा ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में फिक्स होने वाली है, तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। और कौन सी, इज नहीं, क्योंकि प्लूरल है तो आर। एनिमल्स आर लव्ड बाय मी। सिमिलरली बेटा शी इज वॉचिंग अ मूवी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो यहां पर हो जाएगा अ मूवी। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इससे तो हमें ध्यान रखना नहीं क्योंकि ये तो थर्ड फॉर्म में जाने वाली है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो अ मूवी इज आ जाएगा, इज के इज एम आर में से मूवी के हिसाब से इज आना चाहिए, और आईएनजी हम बी का लगा देंगे तो बी का आईएनजी बीइंग होता है, वॉचिंग का वॉच्ड हो जाएगा, बाय शी का हो जाएगा हर। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हर। ठीक है, यू मस्ट हेल्प द पुअर। अब ये क्या है, यहां पर आ चुका है एक मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में क्या करते हैं बेटा, मॉडल वर्ब में कुछ तो नहीं करते यार। देखो ना, मॉडल वर्ब में अगर आपके सामने एक मॉडल वर्ब दिया है तो मॉडल वर्ब में हमेशा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपको क्या करना है, वही तो फंडा जो मैंने अभी अपनाया वही आपको करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले यहां आएगा, द पुअर हो जाएगा। ठीक है, द पुअर। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, द पुअर। अब बेटा ये जो मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब वैसा का वैसा रहेगा, और मॉडल वर्ब के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो बी की फर्स्ट फॉर्म लेकर के, और यहां पे मॉडल वर्ब में बी के साथ, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में से कुछ नहीं यूज होती, बेस फॉर्म यूज होती है। मॉडल वर्ब्स में अगर आपको यूज करना है, मैंने ये जो पूरा चार्ट बनाया था, है ना, तो यहां पे मैंने बी की बेस फॉर्म लिखी थी ना, ये बेस फॉर्म यूज होती है मॉडल वर्ब्स के साथ, ये बाकियों के साथ आती है। मॉडल वर्ब्स अपने साथ बेस फॉर्म लेते हैं, बी की बेस फॉर्म बी ही होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, मस्ट हमें ये बैलेंस करना है ना कि मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो भाई मॉडल वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, देखो वैसे तो हम क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म होनी चाहिए। तो बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनका बेस फॉर्म उनका फर्स्ट फॉर्म ही होता है, पर बी एक ऐसी वर्ब है जिसका बेस फॉर्म होता है बी और फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर। तो इसलिए ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओके बेटा, है ना, तो यहां पर बेसिकली हेल्प का बेस फॉर्म ही आ रखा है, बट उसका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम है, पर बी का बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम नहीं है, तो बेस फॉर्म लिखना होता है, तो बेस फॉर्म यही रहेगा। तो ठीक है, हमने क्या बोला, द पुअर है, ऑब्जेक्ट है, आगे आ गया, हमें मॉडल वर्ब वाला बैलेंस करना है, तो मॉडल के साथ बेस फॉर्म होती है, तो मॉडल वर्ब लिखा, बेस फॉर्म लगाई, और ये जो था इसका थर्ड फॉर्म जाएगा, तो यहां पे थर्ड फॉर्म में लिखा दो, हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, अब यहां पे आप मुझे बताओ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके दिखाओगे, आई कैन डू इट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। चलो ठीक है, अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटरोगेटिव हमारे पास दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एक यस और नो और एक WH। ये आप लोग जानते ही हो, यस और नो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, WH वाले में कुछ नहीं होता बेटा, बस WH सामने लग जाता है, उसके अलावा सेम रहता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। ठीक है, ये सब मैं ऑलरेडी टेंसेस में भी पढ़ा चुकी हूं। तो अब इनको कैसे कन्वर्ट किया जाए आपके एक्टिव से पैसिव में, तो कुछ नहीं करना यार, जो हम अभी तक कर रहे थे वही करना है, कुछ भी नहीं। जो मैंने फंडा समझाया है वही फंडा अप्लाई होगा। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, डू यू लाइक चॉकलेट। तो अब बेटा आप सोचो कि डू या डज दिया है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है। तो यहां पे फॉर्मूला तो ऐसे होता है, आप याद कर सकते हो फॉर्मूला, बट मैं बोल रही हूं याद क्यों करना है जब हम समझ सकते हैं। तो देखो अगर समझने जाएं तो क्या दिया गया है, यहां पे लिखा है, एग्जाम्पल से समझाती हूं, डू यू लाइक चॉकलेट लिखा है ना, तो यहां पर हमें पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में आप डू या डज लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। ठीक है, तो अब बेटा क्वेश्चन बनाते वक्त, है ना, क्वेश्चन बनाते वक्त या नेगेटिव सेंटेंस लिखते वक्त, तो अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें पैसिव बनाते वक्त इस वर्ब की थर्ड फॉर्म में फिक्स हो जाने वाली है, और डू और डज क्या है, डू और डज की जगह पर आप लगाने वाले हो इज एम आर। ठीक है, तो यही किया है हमने। देखो
डू और डज की जगह पे हमने लगाया है इज एम आर, है ना, इज एम आर। फर्स्ट फॉर्म की जगह लगाया है हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को, ऑब्जेक्ट यहां आया है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट यहां गया है ऑब्जेक्ट की जगह। डू यू लाइक चॉकलेट, तो अब हम क्या बोलेंगे, इज चॉकलेट लाइक्ड बाय यू। सिंपल। देखो अभी तक हमने जो बताया था ना वही हम कर रहे हैं बेटा। डू और डज ये क्या है, ये डू और डज आप लगा रहे हो और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रहे हो। बेसिकली सिंपल प्रेजेंट में होता क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोमिनेट करती है, वही आती है। लेकिन जब डू डज आपने लगाया उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पैसिव में जाकर के थर्ड में कंफर्म हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो फिक्स हो जाएगी तो फर्स्ट फॉर्म तो आनी चाहिए ना, तो फर्स्ट फॉर्म हम बी की यूज कर रहे हैं इज एम आर में से। ठीक है, तो जहां डू डज है वहीं पे लग जाएगी। अब सोचो एक और क्वेश्चन करके दो, चलो इज एम आर। अब ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने, दो क्वेश्चन है वैसे तो, मतलब दो फॉर्मूलाज हैं आपके सामने। अगर मैं ऐसा इक्वेशन लिख दूं, ठीक है, चलो यहां लिखती हूं, इक्वेशन लिख दूं कि आर यू कुकिंग फूड, क्या तुम खाना बना रहे हो, और यहां लिखा है वर यू प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। चलो कैसे बदलेंगे, तो बेटा देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आपके पास आपकी मेन वर्ब है, आपके पास आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, और सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। आपको पता है कि ये वाली जो मेन वर्ब है ये तो फिक्स हो जाएगी थर्ड फॉर्म में, तो मेन वर्ब की जगह आपको कौन सी मेन वर्ब यूज करनी पड़ेगी, बी की आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो जहां पे यूज है वहीं पे करनी है। मतलब मैंने क्या बोला, मेरा कहने का ये मतलब है हेल्पिंग वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर, वो इज एम आर ही रहेगी, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही आएगा। बस ये जो आईएनजी वाली फॉर्म है जो आप फिक्स कर देते हो पैसिव में थर्ड फॉर्म में, उसको फिक्स करने के बाद आईएनजी भी तो लिखना ही पड़ेगा, तो बी यहां पे काम आएगा ना टेंस बताने के लिए, क्योंकि ये तो फिक्स हो गई थर्ड में, तो बी की आईएनजी फॉर्म वहां आ जाती है। तो बेसिकली अगर मैं आंसर बनाऊं तो फूड, अब फूड क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये तो अनकाउंटेबल है, तो फूड इज, ठीक है। अब यहां पर सॉरी फूड नहीं आएगा आगे, पहले क्वेश्चन है ना, हाँ, तो इज फूड, ठीक है, ये क्या है, अब यहां पर हमने इज फूड लिखा, इज एम आर में अगर यहां पे इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होती है तो क्या करेंगे, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म ही यूज करेंगे। तो इज एम आर लगाया, पहले आर लग रहा था यू के हिसाब से क्योंकि सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे थे, अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ चुका है तो अब इस पे ध्यान देंगे, तो इसके हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। बेटा हम हेल्पिंग वर्ब कहीं चेंज कर ही नहीं रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब जहां यूज होती है उस हेल्पिंग वर्ब को वहीं रख रहे हैं, मेन वर्ब की जगह पर बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इज एम आर में से कुछ लगना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इज एम आर में से ही कुछ लग रहा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट की जगह आ चुका है। मेन वर्ब में क्या है, मेन वर्ब में क्योंकि ये तो अभी फिक्स हो जाएगी थर्ड में, तो मेन वर्ब में हम बी की आईएनजी फॉर्म लाएंगे, इसे फिर फिक्स कर देंगे, इज बीइंग कुक्ड बाय यू, समझे, इज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू। वर यू प्लेइंग फुटबॉल, तो अब क्या हो जाएगा, वर, अब देखो हेल्पिंग वर्ब सेम रहने वाला है वर, लेकिन अब यहां पर वर लगा था किसके हिसाब से, यू के हिसाब से, क्योंकि यू को हम प्लूरल मानते हैं। लेकिन अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, फुटबॉल जो कि ऑब्जेक्ट है वो अब सब्जेक्ट की जगह पर आने वाला है और इंपॉर्टेंस अब उसको मिलेगी, तो फुटबॉल एक गेम है, वॉज हो जाएगा, वॉज फुटबॉल। अब यहां पे क्या है, वॉज या वर के साथ हमें आईएनजी लगानी होती है, तो ये तो फिक्स है बेटा, तो ये तो प्लेड थर्ड फॉर्म में जाएगा, तो आईएनजी किसकी आएगी, बी की, वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू, क्लियर, वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। ठीक है, ऐसे ही आप, ठीक है, ऐसे ही आप उसका भी बना सकते हो परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू कंप्लीटेड या हैव यू रिटन द लेटर। तो बेटा हमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो वहीं पे रहती है ना, बस मेन वर्ब की जगह पर बी को यूज करते हैं क्योंकि वो लॉक हो जाएगी अभी थर्ड फॉर्म में। तो हैव यू रिटर्न द लेटर हमने लिखा, हैव क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि यू था, अब लेटर आगे आने वाला है तो लेटर हमारा सिंगुलर है, तो हैज द लेटर। अब बेटा क्या है, अब यहां पर रिटर्न थर्ड फॉर्म में है तो रिटर्न का रिटर्न रहेगा, लेकिन उसकी जगह पर हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो बी की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बीन
रिटन बाय यू, सिंपल। ठीक है, समझ गए? चलो, तो ये तो हो गए हेल्पिंग वर्ब। अब आप बारी आ जाती है कि WH वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है। अरे कुछ नहीं करना, वही है, सेम है, बस देखो ना स्ट्रक्चर भी वही है, बस WH वाला जो वर्ड लिखा है आगे उसको वैसा का वैसा रखना है, सब कुछ सेम है। आपने पूरा स्ट्रक्चर जो अभी सॉल्व कर रहे थे ये वही है, बस एक शब्द एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या करना है हमें, जो एक्स्ट्रा आ गया उसको वैसा का वैसा रखो और बाकी को जैसे चेंज कर रहे थे वैसे ही चेंज करो। चलो ठीक है, अब ये आपके सामने दिया गया है तो इसको हम चेंज करके देखते हैं। वाई हैव यू ब्रोकन द क्लास, तो वाई का वाई रहेगा, मीनिंग तो वैसे भी हमें चेंज नहीं करना है ना, वाई। अब बेटा यहां पर हैव लगा था यू के अकॉर्डिंग, हम यहां पे ऑब्जेक्ट ग्लास है वो आगे आने वाला है, वाई द, सॉरी हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना मैं भूल गई, एकदम नरेशन वाले मोड में चली गई, तुम्हें भी नरेशन वाले मोड में नहीं जाना है, ठीक है। मैं इसको ना जैसे नरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना हम लोग इंटरोगेटिव वाले, वैसे सॉल्व करने लग गई थी। नहीं, ये एक्टिव पैसिव वॉइस है। हाँ, तो इसके बाद क्या आएगा, वाई। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां पे हैव लगी थी क्योंकि यू था, लेकिन ग्लास के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो वाई हैज द ग्लास। ठीक है, तो यहां पे हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, यहां पर भी हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, पर ये थर्ड फॉर्म फिक्स हो जाएगी, तो थर्ड फॉर्म किसकी आनी चाहिए, बी की, बीन ब्रोकन बाय यू। व्हाई हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, सिंपल, कुछ नहीं करना है बेटा, वही चीज है जो हम फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, तो क्या करेंगे, व्हेन का व्हेन रहेगा, ठीक है, विल यू रिटर्न माई बुक, तो विल का विल रहेगा। हमने बोला ना हेल्पिंग वर्ब वैसी की अरे टेंस पूरा का पूरा वैसा का वैसा रहता है, बस तुम्हें यही समझना है कि यार चाहे इज एम आर के साथ लग रहा हो आईएनजी, है ना, या फिर चाहे विल शैल के साथ लग रहा हो आईएनजी, आप किसी के साथ भी लगा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बस आपको क्या करना है, ये पूरा सेम रखना है। तो ये पूरी हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है, ये बिचारी बदल जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो इनकी जगह लेने के लिए बी की फॉर्म आ जाती है, तो विल वैसा का वैसा रहेगा, व्हेन विल। अब यू था, यू की जगह माई बुक आ जाएगा, व्हेन विल माई बुक, ठीक है। अब रिटर्न है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो हम थर्ड में फिक्स करने वाले, फर्स्ट किसकी यूज करेंगे, बी की, तो बी लगा दो, व्हेन विल माई बुक बी रिटर्न्ड बाय यू। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने बोला था फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो बी क्यों लगाया, बेटा विल और शैल जो हैं वो मॉडल वर्ब होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप हर जगह पर बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करोगे, लेकिन मॉडल्स के साथ बेस फॉर्म यूज होती है। तो बहुत सारी वर्ब्स होती हैं हमारी जिनकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है, जैसे कि आई कैन स्पीक, तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है, तो स्पीक बेस फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म भी है, तो इसलिए बच्चे पता नहीं लगा पाते कि बेस फॉर्म यूज हुई है कि फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। हालांकि मॉडल्स के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है, बट बी एक ऐसा वर्ब है जिसका बेस फॉर्म बी है और बाकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे रट के बैठते हैं कि फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉडल वर्ब्स में फिर इज एम आर क्यों नहीं लग रहा। अरे क्योंकि हम बेस फॉर्म बोलते नहीं है बच्चों को, हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, जबकि बोलना चाहिए बेस फॉर्म ही, है ना। तो यहां पर बेटा विल शैल जो है वो भी एक बेस फॉर्म, वो भी एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ आप क्या लगाते हो, बेस फॉर्म, ठीक है, तो बेस फॉर्म लगनी चाहिए। अब बाकी तो रिटर्न जो है, रिटर्न की बेस फॉर्म भी रिटर्न ही है, फर्स्ट फॉर्म भी रिटर्न ही है, ठीक है। तो विल जो है, विल के साथ अगर अब हम बी को यूज कर रहे हैं तो बी की बेस फॉर्म आनी चाहिए, तो बी इसलिए लगाया हमने। बाकी इज एम आर, वॉज वर, ये सारे तो हेल्पिंग, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स थे, ये मॉडल वर्ब है इसलिए, ठीक है। तो विल माई बुक बी रिटर्न्ड बाय यू, सीधा। तो चलो अब पता है प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम आती है केस ऑफ हु और हुम में, बच्चों को ये नहीं समझ में आता, ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। सो हु स्टोल माई बुक, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको मैं पहले शायद मैंने बताया है, नहीं बताया तो बता देती हूँ। हु जो होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है और हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है, याद रखना, है ना, ये आपको याद रखना है। जैसे आई क्या होता है, आई सब्जेक्ट के तरीके से यूज होता है, बट मी क्या होता है, मी ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज होता है, तो वैसे ही हु सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां पर देखो हु स्टोल माई बुक, तो बेटा ये सब्जेक्ट की जगह पे लिखा है, स्टोल वर्ब है, माई बुक ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है, अब ऐसे केस में ना हम क्या करते हैं, हु को उसके ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बोला ना कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहां पर हमने क्या करा बेटा, जो सब्जेक्ट है अब उसको हमने उसके ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, हम उसको क्या कर देते हैं, बाय हुम बदल देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले आते हैं सब्जेक्ट को, जो यहां सब्जेक्ट था वो यहां पे पैसिव में ऑब्जेक्ट बन चुका है, वर्ब जो थी
वर्ब अपने हिसाब से आती है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जैसे अगर आप सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे, है ना, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। लेकिन अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखोगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी तो आती है ना, तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगा देना, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब की फॉर्म आती है ना। तो वो उस तरीके से मैंने पूरा बना दिया है सेंटेंस। नहीं समझ में आया है, अभी बता देती हूँ। पहले देखो लिखा है हु स्टोल माई बुक, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे बेटा। हु अगर यहां पर लिखा हुआ है तो आपको जो अभी तक मैंने पूरा टेक्निक बताया है वही लगाना है। हु बन जाता है बाय हुम, समझ रहे हो। हु सब्जेक्ट था, उसको हमने ऑब्जेक्ट में बदला, बाय हुम आ गया। स्टोल माय बुक ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब आप इसको चेंज कर रहे हो तो बेटा ये तो वैसे भी यहां पर क्या होने वाली है, ये वैसे भी थर्ड फॉर्म में फिक्स होने वाली है। तो इसकी जगह पर हमें क्या यूज करना है, बी की सेकंड फॉर्म यूज करना है। वॉज रही बी की सेकंड फॉर्म, ये अपनी जगह पे रहा, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर ऐसे चली गई। समझ गए, ऐसे चेंज करते हैं हम। क्लियर है, बाय होम वॉज माई बुक स्टोलन, राइट। या फिर ऐसा भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो दूसरा बेटा एक और टेक्निक होता है कि आप इसको आगे ले आओगे पहले, माय बुक, ठीक है ना, क्योंकि हमने बोला ये सब्जेक्ट, हमने बोला ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको आगे ले आएंगे। ऐसे भी कर सकते हो, ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है। माय बुक इसको आगे ले आए, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म थी यहां पर, तो ये सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ये तो थर्ड में अभी फिक्स हो जाने वाली है, तो उसकी जगह पे हम बी की सेकंड फॉर्म वॉज लगाएंगे, इसको थर्ड में फिक्स कर देंगे स्टोलन, और इसको सब्जेक्ट जो था इसको लास्ट में लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाय हुम, इसका ऑब्जेक्ट होता है ये हुम। ऐसे लगा सकते हो, माय बुक वॉज स्टोलन बाय हुम। ये भी है एक तरीका, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, आपको जो आसान लगे वो लगा लो। मुझे पता है बच्चों को ये वाला ज्यादा आसान लग रहा होगा कि मैम अभी तो यही आसान लग रहा है क्योंकि अभी हमने जो सीखा उसके पैटर्न के साथ है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल, हु इनवाइटेड यू, है ना। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ये क्या है, सब्जेक्ट फॉर्म है, हु सब्जेक्ट फॉर्म होता है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इनवाइटेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यू आगे आ जाएगा, यू ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, इनवाइटेड सेकंड फॉर्म है तो इसके हिसाब से वर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो थर्ड फॉर्म में फिक्स होने वाला है। हम बी की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यू के हिसाब से वर आएगी, यू वर इनवाइटेड बाय होम, क्योंकि हु है वो अपना ऑब्जेक्ट फॉर्म लेगा, पीछे जाएगा, सब्जेक्ट है पीछे जाके ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हुम पकड़ लेगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, दोनों चीजें ठीक है। गॉट इट। चलो, हु हैज स्टोलन माई बुक, अब ये देखो, अब ऐसे सॉल्व करना है तो दोनों तरीके से, बाय हुम हैज माई बुक बीन स्टोलन, ये भी किया जा सकता है ना। हु जो यहां पे सब्जेक्ट था उसको यहीं के यहीं बाय हुम कर दिया, ऑब्जेक्ट यहीं के यहीं ऑब्जेक्ट बना दिया इसको हमने, ठीक है। जो सब्जेक्ट था उसको यहीं के यहीं ऑब्जेक्ट बना दिया, है ना। हैज स्टोलन माई बुक को हमने यहां पे क्या किया, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब रहा, ठीक है। देखो हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब रहा, लेकिन क्वेश्चन बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है ना, तो ये ऑब्जेक्ट जो था इसको यहां पे हमने सब्जेक्ट बनाया, मेन वर्ब जो था वो यहां पर थर्ड फॉर्म में फिक्स हो गया, और मेन वर्ब को दिखाने के लिए यहां पर हैज हैव के साथ बीन की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है। वरना ऐसे भी कर सकते हो, माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय हुम, ठीक है। वरना देखो ऐसे भी कर सकते हो बेटा, कुछ नहीं कर रहे हम, वही कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और यहां लास्ट में आपका मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब, हाँ बस इतना। वरना ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो। तो बेटा वही क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ही बना रहे हैं। चलो आगे अब आ जाओ, हु रोट दिस बुक, ठीक है। तो दिस बुक, हु रोट लिखा है, रोट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दिस बुक, है ना। तो अब क्या होना चाहिए, वॉज एक है ना, वॉज रिटन, और हु पीछे जाएगा तो बाय हु। अब ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, हु सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये सॉल्व करो, एंड हु कैन डू दिस। इसमें देखो एक ये क्या लग रहा है, मॉडल वर्ब, तो ये क्या होना चाहिए, देखो हु कैन डू दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। अब कैन के साथ डू लगा है, बेस फॉर्म है डू की बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है, तो दिस क्वेश्चन कैन, तो बेस फॉर्म किसकी यूज कर लेंगे, बी की, क्योंकि डू तो बन जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में, डन, हु हो जाएगा बाय हुम,
डन। चलो आगे आ जाते हैं, अब whom को सीख लेते हैं। whom क्या होता है बेटा, ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, है ना। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे रहता है, और क्या करते हैं उसके बाद हम बी फॉर्म ले आते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में फिक्स हो जाता है हमारा मेन वर्ब, और लास्ट में सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे कि whom did you call, तो whom did you call का हमने क्या करा, who, ठीक है, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट हु। तो यहां पर सिंपल पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बी की लग जाएगी, तो हु, बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज, और लास्ट में क्या हो जाएगा, कॉल्ड बाय यू, हु वॉज कॉल्ड बाय यू। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से कर सकते हैं बेटा, देखो हु वॉज कॉल्ड बाय यू, whom did you call, तो हमने लगाया who, फिर हमने लगाया वर्ब हमारा, ठीक है, और लास्ट में हमने लगा दिया हमारा ऑब्जेक्ट। डन। चलो आगे आ जाओ, ये करके देखो, whom have you invited। अब एक काम करो, whom did you hit, ये मैं करती हूं, ये वाला आप करो। तो यहां पर हमने क्या करना है, whom did you hit, तो whom का क्या हो जाएगा, who, है ना। और उसके बाद हमें क्या स्ट्रक्चर चाहिए, या तो ये स्ट्रक्चर लर्न कर सकते हो, तो हमें क्या स्ट्रक्चर चाहिए बेटा, who did you hit, तो यहां पर सेकंड फॉर्म है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, उसमें सेकंड फॉर्म होती है, तो who was, है ना। और सुनो सुनो, who को हम सिंगुलर ही मानते हैं बेटा, तो सिंगुलर मानते हैं इसलिए मैं इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा रही हूं, ठीक है। तो who was hit, और you पीछे जाएगा बाय you। हिट की तीनों फॉर्म हिट होती है, हिट हिट हिट, कट कट कट, पुट पुट पुट, तो वही है ये, ठीक है। एंड क्वेश्चन मार्क, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे। चलो सो ये हो गया। अब हम सीख लेते हैं जल्दी से इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे आसान है भाई इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो ऐसे शुरू होते हैं, डू योर वर्क, ठीक है। जैसे डू नॉट सिट हेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, वर्क हार्ड या लेट से स्टार्ट होंगे, लेट मी स्पीक। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपल होता है इनका फंडा। अगर आपको एक्टिव वॉइस में ना, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, या तो ये डू के साथ शुरू होते हैं, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होते हैं, या लेट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो इनका तरीका ऐसा होता है। इसका पैसिव वॉइस दो तरीके से बन सकता है, ऑर्डर है तो सीधा लिखो यू आर ऑर्डर्ड टू और फर्स्ट फॉर्म लगा दो, वरना आप दूसरे तरीके से कर सकते हो कि लेट द सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनता है, लेट द सब्जेक्ट बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, दोनों सही है। जैसे कि वर्क हार्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड, सिंपल, ठीक है। ऐसे चेंज किया जा सकता है ना। डू नॉट सिट हेयर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट हेयर, सीधा, ठीक है बेटा। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट हेयर। अगर कोई काम करने को बोला है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है यू आर ऑर्डर्ड के साथ। कोई काम नहीं करने को बोला है तो नॉट लगा के टू के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, नॉट टू, ठीक है। स्विच ऑफ द लाइट्स, अब चलो इसको हम ट्राई करते हैं इस तरीके से, लेट के साथ, ठीक है। तो स्विच ऑफ द लाइट्स, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ, ठीक है। लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ। सो ये हो गया। अब यहां पे हमें बाय बाय कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लेट था, लेट के साथ सब्जेक्ट, तो यहां पे क्या है, काम क्या था, सब्जेक्ट स्विच ऑफ था, तो हमने लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ, सिंपल, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखो एडवाइस है, तो एडवाइस में भी ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे ही होते हैं, या तो डू से शुरू होंगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, या लेट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अगर बेटा एडवाइस है तो आप सीधा लिख सकते हो यू आर एडवाइज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई काम ना करने के लिए कहा है तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वरना सब्जेक्ट लगा के शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो। जैसे कि हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, ठीक है। यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। या फिर अगर ऐसे बनाना है तो क्या बोलेंगे, द पुअर चिल्ड्रन शुड बी हेल्प्ड, ऐसे बना सकते हैं, द पुअर चिल्ड्रन शुड बी हेल्प्ड, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिक्वेस्ट के लिए कुछ नहीं करना बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प
मी। और अगर मना करा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, जैसे कि डू नॉट टॉक, है ना, प्लीज डोंट टॉक, अगर ऐसा लिखा है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टॉक। ठीक है, रिक्वेस्टेड के बाद नॉट लगाओ, फिर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ऐसे हो जाएगा। अब ओ माय गॉड, मैं डर गई, मेरा फोन एकदम से रिस्पॉन्ड कर दिया। चलो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर कमांड है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, है कि नहीं? ठीक है, वैसे ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये क्या है, एडवाइस है, यू आर एडवाइज्ड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, डन बेटा। चलो, ये क्वेश्चंस आप करेंगे। अब मैं आपको बताती हूं डबल ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। डबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि दो दो चीजें दी होंगी, आपको पता है ना ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो वर्ब से क्वेश्चन करो व्हाट एंड हुम, जो भी आंसर निकलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें व्हाट का भी आंसर होता है, हुम का भी आंसर होता है, यानी कि दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं इनमें। ठीक है, जैसे कि शी गेव मी अ फ्लावर, शी गेव वर्ब है, इससे क्वेश्चन पूछो क्या, फ्लावर, किसको, मुझको, whom, me, what, flower, दोनों का आंसर मिल रहा है, यानी कि इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो आंसर करते हैं what, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो आंसर करते हैं whom, यानी कि जब आंसर मिले क्या तो वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब आंसर मिले किसको तो वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मुझे दिया, क्या दिया, फूल, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको दिया, मुझको, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये आईडी है और ये डीओ है। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब देखो दोनों, अब यहां पे भी कुछ नहीं करना है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, उसका पैसिव बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो देखो हमें क्या करना है, हमें पैसिव का मतलब है ऑब्जेक्ट्स को आगे लाना होता है और उसका पैसिव बनाना होता है। अब दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, आपकी मर्जी, इस वाले को आगे ले आओ और पैसिव बना दो, या इस वाले को आगे ले आओ पैसिव बना दो। टेंसेस कैसे चेंज करने वो तो आपको आता ही है ना। तो चलो देखो, अब होता क्या है ना कि दो तरीके से होते हैं हमारे सेंटेंस। या तो आप ऐसे लिख सकते हो जहां पे ना सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट बाद में आता है, जैसे कि शी गेव मी अ, रुको ऐसे नहीं लिखती, ऐसे लिखती हूं और अच्छे समझ में आएगा। शी gave me a flower। देखो बेटा, एक्टिव वॉइस की बात कर रही हूं, पैसिव की बात नहीं कर रही। इसी सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हो कि शी सब्जेक्ट वर्ब गेव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो ऐसे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा तो ऐसे। बट अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करोगे और डायरेक्ट को पहले लिखोगे इंडायरेक्ट को बाद में, तो ऐसे लिखा जाएगा शी गेव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है व्हाट, तो फिर फ्लावर, शी गेव अ फ्लावर, और फिर यहां पर टू लगता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी। तो बेटा बात तो वही है। देखो अब यहां पे होता क्या है कि आप अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले, आपके पास कोई भी सेंटेंस लिखो, मैं बेसिकली ये बताना चाह रही हूं, तुम्हारे पास सेंटेंस ऐसा भी लिखा आ सकता है, तुम्हारे पास सेंटेंस ऐसे भी लिखा आ सकता है, ये एक्टिव वॉइस के ही सेंटेंस हैं दोनों। इन दोनों में फर्क बस इतना होता है कि बेटा अब ना आपको कंफ्यूज नहीं होना मैम ये टू देख करके, फर्क बस इतना होता है कि हमने पहले इस शब्द को लिखा था और बाद में इस शब्द को, हमने अब क्या करा, इसको पहले लिख दिया और बाद में मी लिखा है। तो यहां पर एक हमने बस बीच में प्रेपोजिशन डाला है, बात वही है। ठीक है, कि उसने फूल दिया है और तुम्ही को दिया है। तो अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो दोनों का पैसिव अपने अपने हिसाब से बन जाता है। अब देखो शी गेव मी अ फ्लावर, अगर सोचो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आऊं तो मी का क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, मी का हो जाएगा आई, और गेव का मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई वॉज, है ना, सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, गेव का गिवन हो जाएगा, आई वॉज गिवन, है ना, अ फ्लावर, आई वॉज गिवन अ फ्लावर बाय हर, आई वॉज गिवन अ फ्लावर बाय हर। ठीक है, अब वहीं पर अगर इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, अब आप ले आओ, एक काम करो, फ्लावर को आगे ले आओ, अ फ्लावर। ठीक है बेटा, गेव है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट है तो सेकंड फॉर्म बी की लगाएंगे, वॉज, गेव का थर्ड फॉर्म में फिक्स हो जाएगा, वॉज गिवन टू मी, शी का हो जाएगा बाय हर, बस, अ फ्लावर वॉज गिवन टू मी बाय हर, यही होता है। शी गेव मी अ फ्लावर, आई वॉज गिवन अ फ्लावर बाय हर, अ फ्लावर वॉज गिवन टू मी बाय हर।
ठीक है, तो एक ही सेंटेंस है ना। बहुत सारे आपने पढ़ा होगा कि डबल ऑब्जेक्ट्स में दो तरीके से पैसिव बनते हैं। दो तरीके से पैसिव इसलिए बनते हैं क्योंकि एक्टिव सेंटेंस को भी दो तरीके से लिखा जा सकता है, इसलिए इसके दो तरीके से पैसिव बनते हैं। अब अगर देखो इसका ये वाला पैसिव क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने पहले मी लिखा है और बाद में फ्लावर लिखा है, तो अगर आप इसी वाले को सबसे आगे ले जाओगे तो इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन ये वाले सेंटेंस का पैसिव पता है अलग क्यों बना है, क्योंकि आपने इसमें क्या करा, मैं बेसिकली क्या बताना चाह रही हूं कि डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में दो पैसिव वॉइस इसलिए नहीं बनते क्योंकि एक ही सेंटेंस के दो पैसिव बना रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस को दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि एक्टिव वॉइस में हमने इस सेंटेंस को दो तरीके से लिखा है बेटा। तो देखो जब यहां पे पहले आपका मी लिखा था और बाद में फ्लावर लिखा था, तो इस वाले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हमने चेंज किया और हम मी को ही पहले आगे ले आए तो ये आंसर निकला। लेकिन वहीं पर जब हमने पहले फ्लावर लिख दिया और बाद में मी लिखा और फ्लावर को ही हम सबसे आगे ले आए, तो इसलिए इस तरीके से आंसर बना। तो इस मेरे कहने का मतलब ये है कि डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस में दो तरीके के पैसिव इसलिए बनते हैं क्योंकि ये ही सेंटेंस दो तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बस हमेशा आप देखो, आप ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि आपके सामने व्हाट का आंसर देने वाला क्या होगा बेटा, शी गेव मी व्हाट। व्हाट का आंसर देने वाला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और whom का आंसर देने वाला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बस यहां ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आगे लेकर के आते हो तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है बेसिकली आपका इस तरीके से आंसर बनाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आओगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे आपको टू लगाना पड़ेगा। बस ये मैं कह रही हूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है, इतनी सी ट्रिक है। ओके बेटा, क्लियर है, डन है। ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरे को करके दिखाएंगे। शी ऑफर्ड हिम टी, उसने ऑफर किया क्या, टी, किसको, उसको। दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, आंसर करेंगे और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। एंड हम इसके बाद यहां पे होता है हमारा पूरा सेशन खत्म, जहां पे हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के सारे रूल्स समझ लिए हैं। अब बेटा आई वांट यू टू प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एक पूरी प्रैक्टिस शीट, ठीक है, जिसमें आप लोग प्रैक्टिस करोगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जरूर रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है, आपके डाउट एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिए जाएंगे। प्रैक्टिस से ही अच्छा कर पाओगे, बिना प्रैक्टिस के तो बेटा देखो कितना ही पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला। चाहे फिर कोई चीज कितनी ही ईजी लग रही हो, लेकिन अगर वो भी प्रैक्टिस नहीं करी तो भूल जाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करो और मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।